We will take in question and answers. Okay, Mr. शिवा लोखंडे साहब, बोलिए सर, आपका प्रश्न पूछिए. हिंदी, इंग्लिश, मराठी कोई भी चलेगा. आप अपने आप को अनम्यूट करिए ना सर जी. केला सर. नमस्कार सर. नमस्कार साहेब. तर मी मागे पण तुमचं मार्गदर्शन घेतलेलं आहे, त्याचा मला खूप फायदा झालेला आहे. तर माझा एजीएम संदर्भातच आज एक प्रश्न होता साहेब. 2000 एक मिनिट. हा, मी कोणाला मार्गदर्शन करत नाही. मार्गदर्शन फक्त प्रोफेशनलीच होऊ शकते. पण मला माझ्याकडे जे पण नॉलेज आहे, जे पण माझी बुद्धी आहे, नॉलेज मध्ये मराठीला काय म्हणतात साहेब? ज्ञान आहे, ते मी आपल्या सोबत वाटून घेतो. आय प्रोव्हाइड. खूप निश्चितच फायदा होता आम्हाला, त्याबद्दल धन्यवाद. येस सर. आमच्या कमिटीने 2019 पासून आहे ना 2022 पर्यंत 3 वर्षाचे कोणते ऑडिट रिपोर्ट किंवा कोणतेही जमा खर्च ते आम्हाला दिले नव्हते, आणि त्यांनी यावर्षीच्या एजीएम मध्ये 3 वर्षाचा जमा खर्च मांडला, आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला असं निदर्शनास आलं बँक स्टेटमेंट आणि ऑडिट रिपोर्ट पाहिल्यानंतर, तर चेअरमन आणि खजिनदार यांनी स्वतःच्या नावावर सुद्धा 1-1 लाख रुपये घेतलेले सोसायटीच्या अकाउंट मधून. व्हेरी गुड. आणि त्यांनी काय केलेलं आहे सर, एक प्रायव्हेट बँकेमध्ये सोसायटीचं दुसरं अकाउंट काढलेलं आहे एचडीएफसी बँकेत, आणि ते फोन पे, गुगल पे मार्फत पण त्यांनी खर्च केलेला आहे. तर हे बरोबर आहे की चुकीचं आहे, आणि हे पैसे ज्यांनी जे अवैधरित्या खर्च केले ते आपण रिकव्हर करू शकतो का? तुमच्याकडे जर डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स असेल, इम्पॉर्टंट आहे, जर डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स असेल तर तुम्ही एकतर म्हणजे सॉफ्ट ऍक्शन घ्यायचं असेल तर रिऑडिट करून घ्यायचं 81(6) मध्ये गव्हर्नमेंट ऑडिटर. त्याप्रमाणे गव्हर्नमेंट ऑडिटर प्रमाणे ते ऑडिट करतील, ते सर्व डिक्लेअर करतील, नंतर कंप्लेंट जाईल आणि सेक्शन 88 अंतर्गत ते रक्कम परत वसुली होते. हा वन ऑप्शन आहे. दुसरा ऑप्शन, जर तुमच्याकडे डॉक्युमेंटरी प्रॉपर एव्हिडन्स असेल, 1-2 विटनेस असेल जो कोर्टात जाऊन गवाही देऊ शकतो, विटनेस देऊ शकतो, तर तुम्ही ते क्रिमिनल कोर्टमध्ये पण त्यांच्यावर इंडिव्हिज्युअल क्रिमिनल केसेस करू शकता. कारण की तुमच्या पैशाचे त्यांनी मिसअप्रोप्रिएशन केलेलं आहे, धोका केलेला आहे, खाऊन घेतलेला आहे वगैरे, तर कोणीही मेंबर सोसायटीचा एकटा मेंबर सुद्धा ही प्रायव्हेट क्रिमिनल केस करू शकते. ओके, दुसरा काय आहे का प्रश्न आपला लोंढे साहेब? सर तेच विचारायचं, फोन पे आणि गुगल पे मार्फत जे खर्च केले दुसरा अकाउंट तयार करून, ते योग्य आहे की अयोग्य आहे? अयोग्य आहे. कसं काय करणार ते साहेब? आपल्या ऍक्ट मध्ये रूल नंबर 107 मध्ये काय लिहिलेलं आहे की 20,000 पर्यंत खर्च तुम्ही करा, पण बाकी चेकच्या वर करायला लागेल. आणि जे माणसाला चेक घेता येते त्याला फक्त चेक पेमेंटच करायला लागेल, त्याला कॅश करायला नाही होणार. कॅश कधी करता साहेब आपण? स्वीपर आहे, तो म्हटलं की साहेब झाडू आणायचे आहे 20 रुपयाचं, घ्या साहेब 20 रुपयाचं, चेक पेमेंट नाही घेणार किराणेवाला. काय काय वस्तू असते, पण काय काय वस्तू ज्याला या मॅटरला चेक पेमेंट शक्य आहे ते फक्त आणि फक्त चेक पेमेंटच द्यायला लागेल. आणि जे छोटाफार असेल, आता पोस्टात जायचे आहे, तुम्हाला 10 स्पीड पोस्ट करायचे आहे, 10 स्पीडचे झाले 200 रुपये. तुम्ही चेक घेऊन जावा काउंटरवर, पोस्टमध्ये सांगा हे साहेब 10 एनव्हलप आहे आणि हा 200 रुपयाचा चेक आहे. तर पोस्टल क्लर्क तुम्हाला काय म्हणतील साहेब? काय म्हणतील साहेब तुम्हाला? ते क्लिअर झाला तर नंतर मग तुमचं पोस्टेज करू. नाही साहेब, तुम्हाला ते हाकलून देईल तिथून. हाकलून देईल तिथून. त्या टाइमला तुम्हाला कॅश लागते. तर काय काय घटनेला, काय काय इव्हेंट्सला, काय काय परिस्थितीमध्ये कॅश, पण जे परिस्थितीमध्ये चेकचे संभाव्यता आहे, पॉसिबिलिटी आहे, ते तुम्ही तिकडे कॅश खर्च करू शकत नाही. ते गव्हर्नमेंट ऑडिट तुम्हाला रिपोर्ट मध्ये बरोबर बोलते. एनिवे, थँक्यू मिस्टर लोंढे फॉर जॉईनिंग. थँक्यू सर. थँक्यू. मिस्टर इरशाद शेख, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर. आपका सर, thanks sir, thanks sir for giving the opportunity. My question is that हमारी जो लास्ट कमेटी थी ना सर, उसका टेन्योर एंड हुआ, वो 2 साल के लिए ही बनाया था उन लोगों ने. एंड उन्होंने ना सर इट वाज वेरी रियली मेस. तो उन्होंने क्या किया कि अभी जब नया सोसाइटी का इलेक्शन हुआ एंड सोसाइटी हैंड ओवर किया, तो दे हैव नॉट कंडक्टेड एजीएम. विदाउट एजीएम कंडक्टिंग वो लोगों ने
सोसाइटी हैंड ओवर किया एंड इट्स अ 153 फ्लैट सोसाइटी एंड वो लोग ने अभी तक, अब जब तक हम लोग ने उनसे ये आज तक की बात है कि दैट दे आर सेइंग कि हम लोग अभी प्रोसेस में है बट अभी मुझे पता चला कि दैट दे हैव नॉट हैंडेड ओवर द वाउचर्स एंड एवरीथिंग। तो ये केस में क्या करना है सर कि दैट आई नीड टू वेट अप टू 30 सितंबर को, बिफोर दैट आई कैन गो टू डेप्यूटी रजिस्ट्रार इन दिस केस। आपका क्या सोसाइटी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड अंडर एमसीएज एक्ट? मीरा रोड जैसे। ठीक है, तो आपने कहा कि आपके सोसाइटी को 2 साल के लिए ही इलेक्ट किया मैनेजिंग कमेटी। यस सर। तो ये पहला गलत काम हुआ। ओके। एमसीएज एक्ट में मिनिमम कार्यकाल टेन्योर ड्यूरेशन इज 5 years। ओके। और एमसी ने अगर मीटिंग कॉल नहीं किया हुआ है वगैरह वगैरह और टाइम निकल गया तो वो मीटिंग नहीं कॉल कर सकती फिर, है ना। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि मीटिंग कॉल करने का टाइम क्या है, 30 सितंबर। यस सर। आपने बोला अरे गलती हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, घर में शादी थी फला ठिकाना, तो मैं 1 अक्टूबर को करूंगा। जी। अब वो अलाउड नहीं कानून में। तो आप जैसे ही आप 1 अक्टूबर को करते हो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाता है और आप सीट से 5 साल के लिए बेदखल हो जाते हैं। ओके। तो बाकी जो खर्चा पानी वगैरह वगैरह किया, अब आपको वो रीऑडिट करना है, जो अभी मैंने लेक्चर में दिया वो सारा प्रोसीजर आपको करते जाना है। और कोई प्रश्न है सर आपका? सर यस कंटिन्यूइंग टू दिस ओनली एंड वो लोग ने ना सर लास्ट 2 साल में 2-2.5 साल, बिकॉज जो ये बिल्डर से हैंड ओवर हुआ था ना सोसाइटी, ये लोगों ने ना सिर्फ जो इसका सिंकिंग फंड है, रिजर्व फंड है एंड जो रिपेयरिंग फंड था वो उन्होंने टोटली यूज कर लिया एंड दे हैव शोन बैलेंस शीट में ओनली जस्ट 1 लाख रुपीज एंड वो लोग अभी बोल रहे हैं कि एजीएम करेंगे। तो सर इन दिस केस मैं 30 सितंबर का वेट करूं कि उसके पहले कुछ एक्शन लूं? सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड बाकी फंड्स को यूज करने के लिए आपको जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन चाहिए होता है। So they have not taken any resolution, no general body meeting. So they cannot use it. That cannot be passed also in the meeting. अगर जनरल बॉडी बोलती है आंख बंद करके ऐसे रेजोल्यूशन को पास कर भी देती है तो इट वुड मीन कि गैर कानूनी काम को कानूनी रंग देने का, है ना। तो वो सोसाइटी को अलाउड नहीं है वो करने। तो ये सारी चीजों का रिलीफ आपको रजिस्ट्रार के पास से ही कंप्लेंट करके करना है या तो कोऑपरेटिव कोर्ट में जाना है। ओके मिस्टर शेख, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। वनिता मैडम आप बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली सर मेरा जो क्लिनिक है ड्यू टू स्ट्रक्चरल रिपेयर वो टूट गया है और सोसाइटी वाले मुझे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहे हैं जो स्ट्रक्चरल रिपेयर कर रहे हैं उसके, और ऑलमोस्ट 5 महीने से मुझे घुमा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। As a member, it is my right to get the documents, whatever the contract they have done between the society and the contractor and whatever the society has done. They are not giving me, and they have damaged my crore worth, my property worth crore. What can I do? I have even complained to deputy registrar. I have even written to registrar of Mumbai, but still there is no respite. आपके पास उपाय में ऐसा है कि 4 उपाय है आपके पास में। Okay. आप क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हो अगर आपका मॉनिटरी नुकसान हुआ है, आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो आप क्रिमिनल कोर्ट में भी फाइल कर सकते हो। दूसरा, आप कोऑपरेटिव कोर्ट में फाइल कर सकते हो। क्रिमिनल कोर्ट में उसको सजा हो जाएगी, कोऑपरेटिव कोर्ट में वो ज्यादा से ज्यादा उसको स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, लेकिन आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। कंपनसेशन मिलने के लिए आप कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हो और आप सिविल कोर्ट में भी फाइल कर सकते हो। पर कानूनी ये जो कार्यवाही आप डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास से करने को देख रहे हो, वहां पे उसके अधिकार क्षेत्र में ये सब नहीं आता। इसका अधिकार क्षेत्र में एक ही आएगा कि आपने डॉक्यूमेंट पूछा है, सोसाइटी नहीं दे रही है, तो इसके लिए वो डायरेक्शन लेटर निकाले सोसाइटी को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेक्शन 154B27 के अंदर डायरेक्शन लेटर निकाले और वहां से कार्रवाई करे। और फिर भी अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं देती है सोसाइटी तो उसी सेक्शन में 23 नंबर पे मैनेजिंग कमेटी को 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन का अलग से अर्जी डाल दीजिए। तो ये काम आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। Okay. Thank you, Ms. Vanita, for joining in.
Thank you. Mr. Dinkar, question. Mr. Harish. Sir, nice talking to you. Sir, we are a new committee now elected. Whatever previous committee has done, as per bylaws, 0.25% should be the sinking fund and 0.75 should be the repair fund. Haji. But since the society is formed since 2014, they are following bylaw 2014. They are collecting only 0.1% as repair fund and 0.2% as sinking fund. And Okay. these is being audited also. So now we want to change, and what is it possible that, and what should be the resolution now? What we can do? वेल बायलॉ नंबर 13C है शायद 13C ABCD उसमें तो मिनिमम वर्ड लिखा हुआ है मिनिमम 0.25% Yes, और 0.75%. but they are collecting 0.2 as sinking and 0.1 as repair fund without any resolution. Yeah, so that is the loss being caused to the society. Yes. बिकॉज आपने तो- अगर 1,000 रुपए सिंकिंग फंड कलेक्ट किया रहा होगा, हाँ सर, आपको पता है कि सिंकिंग फंड को यूज नहीं करना है, उसको इन्वेस्ट करना है बैंक में. राइट. बैंक से But now- 2-5% अभी हमारा बिल्डिंग जो है, प्लीज कंप्लीट योर क्वेश्चंस, डू नॉट इंटरप्ट व्हाइल द आंसर इज बीइंग गिवन. कंप्लीट योर क्वेश्चन सर, कंप्लीट योर क्वेश्चन. so now actually our building is going for a major repair, and इसके लिए जो 0.1 लिया तो हमारा उतना रिपेयर फंड है नहीं, तो who is responsible, उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? Now the building is going for a major repairs, so since they have collected only 0.1%, which should have been 0.75, so technically anyone is responsible. Is the previous committee responsible for the deficit? Yes, that is a procedural lacuna. They are responsible for the deficit. You may approach the cooperative court for these purposes, but Okay, that sir. money is not going to be recovered from the old committee members. Sir, At the most, I think by section 146 and 147 provides for some basic punishment. That I think is the maximum penalty of 5,000 rupees. okay. So it is not worth pursuing all these small issues. Hmm. What you can do is you can, the current managing committee may do a proper job out of it and rectify it. The current managing committee may also say कि आज के दिन से 0.25% लिया जाएगा. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 0.25% लेने का अधिकार सोसाइटी को नहीं है. ओके, Okay, thank you, sir. Thank थैंक you. यू फॉर जॉइनिंग इन. मिस्टर दिनकर. ओके, मिस्टर हरी. आमच्या सोसायटीची जनरल बॉडी मीटिंग यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात प्लॅन केलेली आहे आणि त्याचे 21-22 जे अजेंडा आला त्याच्याबरोबर ऑडिटर रिपोर्ट बरोबर ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट सुद्धा आलेला आहे ओ फॉर्म मध्ये. तर दरवर्षी ऑडिटर त्याच वर्षीचा म्हणजे आता 21-22 वर्षाचा जे एजीएम आहे 21-22 वर्षाचाच ओ फॉर्म आहे आणि त्याच्यात त्यांचे 2 रिकमेंडेशन आहे. वन इज की वारसा हक्काच्या नोंदी ठेवा. हा, इट इज नॉट नॉमिनेशन. आय हॅव टोल्ड देम अर्लियर ऑल्सो 2-3 times. बट सेकंड मेन्शन इज यू हॅव नवीन उपविधी स्वीकृत करून त्याची अंमलबजावणी करावी. फ्रॉम टू माय नॉलेज न्यू उपविधी हॅज स्टील नॉट कम. And as you have suggested long back, I mean rather emphatically told us, कि bylaws cannot be just adopted, only you can amend the bylaws. Yes, sir. How can the auditor recommend like this? Can we object to this in the AGM? Yes, you can. You have to ask them कि under which provision there is a provision to adopt new bylaws. The word is adopt new bylaws. So, Okay. and then after that you tell them कि I will tell you the provision where amendment of the bylaws is possible. I have already Yes. told you, but I'll repeat right now. The amendment of the bylaw is possible under section 75, read with section 13, read with rule number 12. Okay, so this is the thing you can say. What was your Section other question? 75. Yeah, section 75 में amendment of bylaws को इस लिखा हुआ है आपने. It does not say adoption of the bylaws. Right. जो Thank you, कानून sir. में लिखा है सब आप वही करोगे ना, उसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते. Correct, correct. अभी आप बोलोगे कि मैं दिल्ली का बायलॉ अडॉप्ट कर लेता हूँ, दिल्ली का या गुजरात का कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बायलॉ अडॉप्ट कर लेता हूँ, तो ये भी नहीं लिखा है एक्ट में कि गुजरात का अडॉप्ट करना है कि दिल्ली का अडॉप्ट करना है. Correct.
तो एडॉप्शन नहीं कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। कानून में अमेंडमेंट्स का प्रोविजन दिया हुआ है। आप बरस में एक बार या 25 बार आप अमेंडमेंट कर सकते हो उसको। And the form should be of the previous year, no? Yes, sir. Audit rectification report under section 82 is of the previous year. It cannot be of 21-22. 21-22 का अप्रूव कहाँ किया सर आपने? वही वो साथ में हर साल वही बेचते हैं, इसलिए तो पूछा मैंने आपको। तो थोड़ा थोड़ा आप आपके तजुर्बा भी आप सोसाइटी को दीजिए। लाइक डिस्प्यूट्स क्रिएट करने की जगह में आप कोशिश करें कि जितना हेल्प हो सके हेल्प कर लीजिए। और 10 बार के बाद में अगर हेल्प नहीं स्वीकारा जाता है, नहीं सुना जाता है, तो 11वीं बार फिर वो हथौड़ा मार देने का उसके। राइट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिस्टर दिनकर। Yes, sir. I'm audible now. Yes, sir. Go ahead, Yeah. sir. Sorry, sir. There was interest. Sir. Yes, Sir, sir. our new committee has been formed on 21st August, and the MC committee 11 members, and the office bearers elections were conducted on 31st August. Now, कौन से साल में किया आपने? ये साल का सर, ये साल ठीक, का। okay, Now, okay. 22. Now, as you have suggested, like there is a provision to extend the AGM, because what we have got information, the past committee has made no preparation for AGM, and in one of your WhatsApp group only, as we have asked for members, they have replied that since the new committee is formed, it is our responsibility to conduct the AGM. But now our problem is that we do not have any matters. So can we request registrar to postpone it for a couple of months? अमेंडेड एमसीएस एक्ट बोलता है कि आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। Okay. वो भी साहब के डिस्क्रिप्शन के ऊपर, मन मर्जी के ऊपर, मनमाने के हिसाब से। Okay. आपको उसको ये बताना है कि मुझे एक्सटेंशन किस किस कारण से चाहिए। Okay. अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको एक्सटेंशन दे देता है। लेकिन बैलेंस शीट पे सिग्नेचर कौन करेगा? आज के दिन के जो कुर्सी पे है वो। अच्छा, ओके। आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं आप कुर्सी पे थे उस समय, तो आपको साइन करना है। एजीएम के नोटिस एजेंडा पे साइन कौन करेगा? आज के दिन पे जो अधिकारी है, जो कुर्सी पे है, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वो साइन करेगा। आप ये बोलोगे कि मैं एजीएम मैं कंडक्ट करूंगा, लेकिन नोटिस एजेंडा बैलेंस शीट पे आप साइन करो, तो कानूनन दोनों जन गुनाहगार हो जाते हैं। ओके। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द वर्ड इज कॉल्ड इंचार्ज। आज के दिन पे इंचार्ज कौन है? आज के दिन पे इंचार्ज है दिनकर सर। यस। अनिल शर्मा तो निकल गया। यस। अच्छा, चलो ये मान के चलो कि भाई वो गुजर गया। ओके। आप कौन साइन करेगा? हाँ, तो प्रेजेंट मैं हूं तो मुझे चेक करके मुझे साइन करना। जो आज के दिन पे कुर्सी पे है वो करेगा। ठीक है, किसी कारण वो गुजर गया, भाग गया, फ्लैट बेच दिया, मर मुरा गया, कुछ भी हो गया, ओके। तो कानून ये नहीं बोलता। कानून बोलता है जो होना है हो गया, मुझे कुछ मतलब नहीं है, फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स। आज के दिन पे जो है वो ही साइन करेगा। आप जब साइन करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज के लिए लायबल हो जाओगे। लायबिलिटी फिक्स होती है उस पीरियड के वाउचर्स, मैनेजिंग कमेटी के मिनट्स, पिछला एजीएम के मिनट्स वगैरह वगैरह के हिसाब से। तो आप नए कमेटी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। ओके। कई लोग ऐसे सोचते हैं मैं तो कुर्सी पे था नहीं, मैंने साइन कर दिया और कुछ हो गया तो मेरे ऊपर केस तक। ऐसा नहीं हो सकता। बट वी हैव टू साइन इट। यस सर। सर एक सवाल वो था कि आपने बोला कि बिफोर 1 मंथ ऑफ एक्सपायरी, दैट इज मतलब 30 सितंबर को एजीएम लेना है, तो 1 महीना पहले उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी 2-3 डेज, बिकॉज 31 का तो हमारा ये मतलब ऑफिस बेरर इलेक्ट हुआ है, अभी 3-4 दिन निकल गए। एक अर्जी डाल दीजिए साहब को, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को, कि ये परिस्थिति में ओके हम लोग एजीएम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अकाउंट्स तैयार नहीं है, डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर नहीं हुआ है, स्क्रूटिनी नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह। ओके ओके। तो आप मुझे एक्सटेंशन ग्रांट करो, एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू टू कूल डाउन ऑफ एनी डिले दैट मे बी देयर फॉर फाइलिंग दिस एप्लीकेशन। थैंक यू सर। 100 रुपए का एक टिकट लगाओ एप्लीकेशन पे और फाइल कर दो। 1-2 चक्कर लगाओ, आपको एक्सटेंशन का परमिशन टिपिकली मिल जाएगा। And by the time we'll prepare for the AGM. Okay. यस। और अगर आप किसी कारणवश एजीएम नहीं प्रिपेयर कर पाते हो, हाँ। आपके सारे अपने दोस्तों के लिए मैं एक फॉर्मूला बता दूं कि आपकी कमेटी अभी आई, आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई भी कर दिया, आपको ऐसा लगता है कि
शायद हमारे 1 महीने में भी ये हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, फिर आपको रजिस्ट्रार को ये बोलना है कि ये परिस्थिति है, नई मैनेजिंग कमेटी आई है, वी रिक्वायर टाइम टू प्रिपेयर दिस अकाउंट्स, वी रिक्वेस्ट यू टू अपॉइंट एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर टू कम एंड कंडक्ट द एजीएम। अब वो जब ऑथोराइज्ड ऑफिसर आएगा तो उसको ये बोलना है कि साहब ये अकाउंट तैयार नहीं है, तो आप ऑर्डर दो अकाउंटेंट को तैयार करने के लिए, ऑडिटर को, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और वो जब आता है तो उसको बोल देने का कि साहब एडजस्ट करो, 6 महीना आगे बढ़ा देगा। देयर आर सर्टेन ट्विस्ट्स व्हिच यू कैन do we have to pass the ball in his court. Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। हा नमस्कार. मिस्टर साबले, मी 2 वर्षापासून एका सोसायटीचा मेंबर आहे आणि त्या सोसायटीमध्ये फक्त 5 लोकांची बॉडी होती. तर मी एमपी म्हणून माझं पण समावेश करावा मॅनेजिंग कमिटीमध्ये म्हणून अर्ज केला. तर त्यांनी सांगितलं की आमची 5 लोकांची बॉडी असते, तर तुम्ही पुढच्या 5 वर्षानंतर तुम्हाला घेऊ आणि त्यावेळेस तुम्ही पाहिजे तर म्हणता. नाही माझा हक्क आहे, 11 लोकांची ही पाहिजे. सर आपकी आवाज क्रैकल हो रही है। सर आपकी आवाज क्रैकल हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इंटरनेट ठीक नहीं है, आप थोड़ा चेकआउट कर लीजिए फिर आइए। हा, तर मी त्यांना सांगितलं का माझा अधिकार आहे का एनटी म्हणून मला कमिटीमध्ये घ्यायला पाहिजे. मी ऑडिटरला सांगितलं. मग त्यानंतर दुसऱ्या याच्यामध्ये त्यांनी ते घेतलं, परंतु त्या वर्षामध्ये त्या सप्टेंबरमध्ये मला कमिटी मेंबर म्हणून घेतलं. पण त्यांनी कमिटी चेअरमननी अजूनही एकही मीटिंग घेतली नाही मॅनेजिंग कमिटीची. आणि मेजर रिपेअरचं एक कॉन्ट्रॅक्ट दिलेलं ते सगळं पेमेंट त्यांनी परस्पर ते करतात. आणि मी आमच्या ग्रुपमध्ये गेलो होतं का हे कसं काय कमिटीची मीटिंग नाही होत, त्यांचं कसं काय पेमेंट दिलं जातं. तर त्याच्यावर काही रिस्पॉन्स नाही काय. मध्ये एक एसजीएम झाली. एसजीएम मध्ये कॉन्ट्रॅक्टर काही काम करत नाही, काही नाही, त्यांनी अजून पूर्ण काम केलं नाही, दिवस झाले. आपण त्यांना 500 रुपये रोज पेनल्टी लावायचं ठरलेलं आहे, तर तो कामच करत नाही. कुठे आपण जनरल मैनेजिंग कमिटी होल्ड ऑन, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, आपका प्रश्न भी समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर के बाद में आपके पास में आते हैं। मिस्टर संजीव। हा सर, हॅलो नमस्ते सर. नमस्कार सर. हा सर, आमचा प्रॉब्लेम असा प्रॉब्लेम झालाय की कोविडच्या काळामध्ये मध्यंतरी ते एजीएम्स वगैरे पुढे ढकलल्या गेल्या होत्या आणि मग 21 मध्ये परत त्यांचा काहीतरी JR आला की अजून 2-3 महिने तुम्हाला पुढे ढकलता येईल म्हणून. तर त्याचा वापर करून आमच्या चेअरमन सेक्रेटरीने ते अजून पुढे ढकललं. आणि नंतर ज्या वेळेला आमची एजीएम झाली त्या काळात काही आमच्या कमिटी मेंबर्स आणि जनरल बॉडीमध्ये थोडेसे क्वाशेस झाले आणि त्याच्यानंतर मग एक हे गेला आपला कोर्टमध्ये गेला, कोऑपरेटिव्ह कोर्टमध्ये गेला आणि ती जनरल बॉडीची तिथंच म्हणजे तिथं ती थांबून गेली. आणि त्याच्यानंतर आजपर्यंत आता दुसरी पण एक जी म्हणजे ही 20-21 होती ती पण नाही झाली, 19-20 पण नाही झाली आणि आता पुढची होईल का नाही अशी काही शक्यता नाही, कारण की आता सप्टेंबरला पण अजून काहीच करता येत नाही. मी एक कमिटी मेंबर आहे पण ते सेक्रेटरी आणि चेअरमन काही ऐकायलाच तयार आहेत, म्हणजे त्यांची मनमानीच चाललेली आहे. आता तुमच्या मार्गदर्शन म्हणजे नेहमी मी तुमचं मेंबर आहे, तर त्याप्रमाणे मी मागच्या वेळेला सुद्धा एक DDRला लेटर दिलं होतं की हे असे सगळे व्हायोलेशन झालेले आहेत, तुम्ही याच्यात लक्ष घाला. पण ते सुद्धा म्हणजे समूह म्हणजे आता सांगणं चुकीचं आहे, पण ती काही ऍक्शन घेत नाहीयेत. आणि आता सुद्धा ही जर काही मीटिंग झाली नाही तर मागच्या वेळच्या मीटिंगला त्यांनी सांगितलं की येतं मॅटर कोर्टमध्ये, आम्ही काही एजीएम घेऊ शकत नाही. तर आता या वर्षी सुद्धा आता हेच काहीतरी प्रकार होणार आणि पुढे आता काय करायचं किंवा ह्याच्यावर आता काय सल्ला करता येईल, कारण DDR सुद्धा असं काही म्हणावं तसं ठोस काही करत नाहीत.
सर एजीएम संबंधित जो भी कुछ कार्यवाही है वो कोऑपरेटिव कोर्ट में सुनवाई करने का कोऑपरेटिव कोर्ट को अधिकार नहीं है। हाँ सर। वो खाली अधिकार है डिप्यूटी रजिस्ट्रार को, हाँ। उसके ऊपर जो अधिकारी है डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार को, हाँ। और फिर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री को। हाँ। और उसके ऊपर अगर जाना है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव कोर्ट में नहीं जा सकते। नहीं, तिथं वैसा नहीं है सर। वो जो एजीएम के चैलेंज करने के लिए एक मेंबर कोर्ट में गया, तो वो 19-20 की जो भी हमारी एजीएम होनी थी उसके आगे वो कोर्ट में जाने के बाद अभी 20-21 के लिए भी हमारा सेक्रेटरी क्या बोलता है कि ये बाबा हमारा कोर्ट मैटर है, तो अभी हम लोग एजीएम के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, ये अभी तक उधर का ही डिसीजन नहीं आया, तो हम बाकी का कैसा ये करेंगे। ऐसा करके पिछला मीटिंग पिछले साल का वो लोगों ने लिया नहीं, 20-21 का भी मीटिंग और- जब लिया नहीं है सर जी, संजीव साहब, हाँ सर। मीटिंग जब लिया ही नहीं है आपने, हाँ। तो डिस्प्यूट पैदा नहीं होता है ना। नहीं कोऑपरेटिव कोर्ट में कैसे जाएंगे? या तो आप कंफ्यूज है आपको क्वेरी में? नहीं 20-21 में जब भी एजीएम के लिए हमारा एजीएम कंडक्ट हुआ, सब कुछ हुआ, वो एजीएम के अंदर वो होने के बाद एक मेंबर बोला कि हमको ये प्रोसेस हुआ नहीं, कुछ नहीं, वो तो कुछ बहाने देकर के वो कोर्ट में चला गया कि ये हमारा डिस्प्यूट है करके। वो एजीएम के बारे में अभी वो कोऑपरेटिव कोर्ट में वो मैटर चल रहा है ऑलरेडी। वो वाला एजीएम के बारे में कोऑपरेटिव कोर्ट में मैटर चल रहा है। अभी जो एजीएम हुआ ही नहीं है, हाँ, उसके बारे में कोऑपरेटिव कोर्ट में कुछ मैटर गया हुआ है क्या? नहीं। तो आप एजीएम जो एजीएम हुआ ही नहीं है उसके बारे में कोऑपरेटिव कोर्ट में कैसे डिस्कस करने वाले, कैसे पिटिशन डालेंगे? पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। वो लोगों ने ऐसा डाल दिया कि ये जो भी सेक्रेटरी ने हमको नोटिस बराबर दिया नहीं है करके, एजीएम जो भी इन्होंने कंडक्ट किया ये एजीएम ही गलत है, तो आप उसके ऊपर वो बहाना लेकर के कोर्ट में गए हैं। ये जो वो कौन से पिछले साल का एजीएम का है ना? हाँ सर। अभी चालू साल का एजीएम आपने क्यों नहीं किया हुआ है? तो वो बोलते हैं कि ये कोर्ट में अभी ये सब कुछ चल रहा है, तो हमारा मैं आपको वही बता रहा हूँ सर जी कि जो आपने पिछले साल का एजीएम का कोर्ट में डाला, हाँ, उससे चालू साल का एजीएम से कोई संबंध नहीं है। तो फिर वो ऑडिट वगैरह कैसे टैली करेंगे, क्योंकि पिछले साल का अभी तक तो आप लोगों ने ऑडिट हमने पास ही नहीं किया है, तो अगला ऑडिट करने के लिए वो एक इशू बोलते हैं ये लोग। अब उनके बोलने के हिसाब से कुछ नहीं चलता है, जो कानून है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ सर। एक साल का एजीएम किया आपने, उसमें कोई डिस्प्यूट आया, उसमें आप कोर्ट चले गए, वहां तक ठीक है। हाँ। दूसरे साल का एजीएम किया नहीं, उसके बारे में आप कोर्ट में जा नहीं सकते। और हाँ। पिछले बार का एजीएम का डिस्प्यूट चल रहा है, इसके लिए मैं करंट ईयर का एजीएम नहीं करूंगा, वो गलत चीज है। उसके लिए उसको 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन होता है पूरी मैनेजिंग कमेटी को। मगर सर उसने ये सब चीजें बीइंग अ एमसी मेंबर, मैं ये लेटर डीडीआर को भी दे चुका हूँ कि मैडम ये सब, डीडीआर मैडम को बोला कि मैडम ये सब वायलेशंस ऑफ लॉ चल रहे हैं एज पर 75, आप ही के ये करके मैंने सब ड्राफ्ट करके लेटर दिया कि एज पर 75 सेक्शन जो आप जो भी कार्रवाई कर सकते हो करो और इसके ऊपर ध्यान देना। तो उसके बारे में डीडीआर ने भी कुछ किया नहीं। और अभी ये नेक्स्ट साल का भी एजीएम जो अभी आने वाला है ये सितंबर में, ये भी उनको अभी उनकी मनमानी ऐसी है कि उनको भी मालूम है कि कुछ होने वाला नहीं। डीडीआर भी ने अभी तक उसके बारे में भी एक्शन नहीं लिया। अगर अधिकारी कोई काम नहीं करता है, हाँ, कोई भी अधिकारी कोई काम नहीं करता है तो उसका मनमानी है ना, वो तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कोर्ट के ऊपर के कोर्ट में जाते रहना है। तो अभी भी सर, अभी ये 30 सितंबर को भी अभी जो भी है ये होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके लिए अभी बीइंग एमसी मेंबर और एक बार डीडीआर को ये रिमाइंड करना चाहिए। यस आप कर दीजिए। और उसके बाद अगर कुछ होता है तो फिर आगे का फिर आपसे गाइडेंस लेकर के ये करना पड़ेगा। यस सर, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत है सर, आपका प्रोफेशनली गाइडेंस लगेगा ही लगेगा। ओके सर, थैंक यू सर। या राइट सर। ओके, स्वाति मैडम आप बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ, बजट प्रोजेक्ट्स हम कभी भी सामने रखा नहीं जाता है, तो हाँ, और उसके लिए क्या कर सकते हैं, और ये भी ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट और ऑडिटर का उसके ऊपर का जो कहना है रिमार्क, वो भी हमको मिलता नहीं है। अगर आपको नहीं मिलता ये दो चीज,
और आपकी इच्छा है कि मैनेजिंग कमेटी ठीक से काम नहीं कर रही है, उसकी कुर्सी से हटा देना है, तो आप आपके रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन मूव कर दो, 100 रुपए का टिकट लगा के कभी इनको निकालो, इनको काम करना नहीं आता है, हम काम करेंगे या हमारी टीम काम करेगी। या तो आपके अगर शांति से काम निपटाना है तो मैनेजिंग कमेटी को गाइड करो, आपके मेंबर हो सोसाइटी के आपके फ्रेंड सर्कल से सलाह ले लो कि क्या क्या होना चाहिए एजीएम में, क्या क्या नहीं होना चाहिए। आज हम वेबिनार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई सोसाइटी ये सब डिफॉल्ट करती है। नाही बोलती है तो भी मतलब उनको लगता है की ते असं म्हणतात की तुम्ही प्रत्येक ह्याच्यात पाय घालता, असं त्यांचं म्हणणं आहे. ठीक आहे, मग तुम्ही ऍक्च्युअली पाय घालात त्याला, अडकून द्या, पाडून द्या त्यांना. पाडून द्या म्हणजे तुम्ही रजिस्ट्रारला कंप्लेंट करा आणि त्याला पाडून द्या सीटवर. आणि दुसरी एक गोष्ट की ह्या मॅनेजिंग कमिटीने जे काही गोंधळ गडबड केली असतील, स्वतःसाठी पैसे काढलेले, तर त्याचे आपण हे म्हणतो एव्हिडन्स कसे काय गोळा करायचे, हा मोठा प्रश्न आहे. ठीक आहे, काय मोठा प्रश्न नाही त्याच्यात, सिंपल आहे. थोडा पैसे खर्च करायला लागतो. आपण जर तुम्हाला खात्री असेल 100% की असं असं झालेलं आहे, फक्त संशय असेल, शंका असेल, सस्पिशन असेल, तरीही तुम्ही स्वतः प्रायव्हेट ऍप्लिकेशन मूव्ह करा, 100 रुपयाची तिकीट लावा डेप्युटी रजिस्ट्रारकडे आणि म्हणा सेक्शन 81(6) मध्ये मला ही सोसायटीच्या एवढे वर्षाची रिऑडिट करायची आहे. तुम्हाला ते खर्च भरायला लागेल 100 रुपये पर मेंबर पर इयर प्रमाणे. आणि ती ऑडिट रिपोर्ट मध्ये मागच्या, आजचं, पुढचं सर्व जे काय प्रॉब्लेम्स केलेलं आहे ते समोर येईल. पर मेंबर म्हणजे आता 40 मेंबर असेल तर 40 मेंबर पर मेंबर 100 रुपयाप्रमाणे आपण भरायचे रिऑडिटसाठी. किती होते ते? किती होते? 47 मेंबर आहेत आमच्या सोसायटीत, तर 47 मेंबरचे आय वॉज ओनली जोकिंग. 100 मेंबर प्रमाणे 47 मेंबरचे 4700 रुपीज होईल तुम्हाला खर्च. आणि 100 रुपये कोर्ट फीचे स्टॅम्प. अर्जी तुम्ही स्वतः ड्राफ्ट करणार आणि तुम्ही तुमचं येणं जाण्याचं म्हणजे अंदाजाने 5-5.5 हजार रुपये मध्ये तुम्ही त्या मॅनेजिंग कमिटीला कुर्शीवरून पाडू शकता. आणि दुसरं एक ऍप्लिकेशन मूव्ह करायचं सेक्शन 75 मध्ये की हे करत नाही, बरोबर व्यवस्थित करत नाही, एजीएम घेत नाही, रेकॉर्ड ठेवत नाही, वगैरे वगैरे. इन्क्वायरी लावा, तुमच्याकडे एव्हिडन्स असेल, एजीएमचे डॉक्युमेंट वगैरे असेल है ना, तर ते लावून ते पुढे करून टाका. त्याच्यात फक्त 100 रुपयाचा खर्च आहे. ओके. अर्जी स्वतःचे ड्राफ्ट करायचे, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, आयदर ऑफ द लँग्वेज यू कॅन यूज टू ड्राफ्ट दॅट थिंग. इट्स नॉट अ प्रॉब्लेम. ओके, थँक्यू मॅडम. थँक्यू. Thank you, sir. Rajput Lakshmi, I'm sorry. My question is, sir, is the POA can be a part of MC or subcommittee if the person is close to the member? In the MCS election rules, it is written that only a natural person and only a person whose name is reflecting in the I register can contest elections. So POA का नाम obviously I register में reflect नहीं हो रहा होगा, बट उसको बाकी अधिकार, बाकी छोटे मोटे काम करने के अधिकार आप उसे ले सकते हो POA को. Like सब कमेटी में आ सकते हैं? नहीं, सब कमेटी में आने के लिए वो मेंबर होना जरूरी, आई रजिस्टर में नाम होना जरूरी है. And how the name come in the I register? कैसे, मतलब what? जैसे उदाहरण के तौर पे आपने एक फ्लैट खरीदा या गिफ्ट में मिला या जो भी कुछ है, ट्रांसफर फॉर्म्स के साथ में सोसाइटी को दोगे, उस सेल डेट में 2 नाम लिखा हुआ है, एक राजपूत का लिखा हुआ, लक्ष्मी का लिखा हुआ है, और एक मिस्टर राजपूत का लिखा हुआ है लेटेस्ट से, तो 2 ओनर हो गए. तो आई रजिस्टर में शेयर ट्रांसफर प्रीमियम भर के, मेंबरशिप ट्रांसफर फीस भर के, मेंबरशिप एंट्रेंस फी भर के आपका नाम शेयर सर्टिफिकेट में एंडोर्स होगा. शेयर सर्टिफिकेट में एंडोर्स होने के पहले मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में अप्रूव होगा. अप्रूव होने के बाद में आई रजिस्टर में एंडोर्स होगा. आई रजिस्टर में एंडोर्स होने के बाद में शेयर सर्टिफिकेट में एंडोर्स होगा. तब आप जाके बोले जाते हो बोनाफाइड मेंबर. और एक बार आप बोनाफाइड मेंबर बनते हो तो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर सकते हो. बाकी जो भी लड़ाई झगड़ा करना है और जो भी करना है सोसाइटी में जो टिपिकली होता है वो सारा कुछ कर सकते हो आप फिर. Thank you, sir. Thank you, Mr. Sarkar. Sir, my question is, last year 2020-21
Sir, am I audible? Yes, please go ahead. Last year का sir extended date of AGM was 31st March 2022, right sir? Yes. Up to 31st March 2022, our society was under the ruling of administrator. He never finalized the balance sheet, never called the AGM. Despite we had made written communication to please finalize the balance sheet, please call the AGM because we were the प्राधिकृत ऑफिसर, उसने नहीं किया। फिर अप्रैल महीने में उसका ऑर्डर आ गया है, इलेक्शन होके हम लोग अप्रैल मई में कमिटी बन के रेडी हो गया। लास्ट ईयर के एजीएम भी नहीं हुआ और ऑडिट भी नहीं हुआ, बैलेंस शीट भी नहीं हुआ। नाउ अभी मैं सेक्रेटरी बना हूँ, करंट ईयर जो 21-22 का बैलेंस शीट है वो मैंने फाइनल करा लिया है, सब कुछ रेडी है। 2021 का भी और फाइनल हो गया, मीन्स अकाउंटेंट जो मेरा जान पहचान वाला है उससे दोनों कंप्लीट हो गया। अभी सर बोलिए, ये जो एजीएम नहीं हुआ, रजिस्टर के आदमी मतलब जो प्राधिकृत अधिकारी के अंडर में था वो नहीं हुआ, उसका लैकुना उसको कैसे अभी सेट राइट करे? ऑथराइज्ड ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर सोसाइटी में लिमिटेड पर्पस के लिए अपॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज डे टू डे रूटीन फंक्शनिंग्स। राइट। सिक्योरिटी का पगार पानी देना है, बिजली का बिल भरना है, इलेक्ट्रिसिटी भरना है, पर उसका काम अकाउंट्स ऑडिट करना नहीं है, उसके अधिकार में नहीं है। उसका अधिकार में एजीएम, एसजीएम, फला ठिकाना कंडक्ट करना नहीं है। हमने एक वेबिनार किया था, एडमिनिस्ट्रेटर करके एक टाइटल है, हमारे वेबसाइट में चले जाइए, 2 घंटे का वेबिनार है, हमने उसमें ये सारा चीज डिटेल किया हुआ है। ओके सर। तो एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आप फॉल्ट नहीं निकाल पाओगे। अगर उस समय आपने डिप्यूटी रजिस्ट्रार को ये लिखा होता कि ये अकाउंट फाइनलाइज करना है, एओ को इंस्ट्रक्ट करो कि ये आप काम करिए, एजीएम कॉल करने को करो, तो डिप्यूटी रजिस्ट्रार के इंस्ट्रक्शंस पे वो मीटिंग कॉल करता एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर और वो मीटिंग कंडक्ट कर सकता था। लेकिन आपने क्या किया हुआ शायद से कि आपने एओ को या एडमिन को बोला कि आप ये करो, क्योंकि उसके अधिकार में नहीं था। आपको उसके बॉस को बोलना था कि इनको डायरेक्ट करो। ओके। और डायरेक्शन का अधिकार जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 154(20)(27) और 23 में लिखा हुआ है। तो डायरेक्शन का अवमानना करने पे उसमें पेनल्टी भी लग जाती, वो पैनल से भी उतर जाता वगैरह वगैरह। अभी आपको क्या करना है, वो पिछला जो इतिहास है उसको पीछे छोड़ दो, 20-21 का और 21 जो भी आज का है, आप उसको लेके रेगुलराइज करके आप आगे बढ़िए। अगर आपको डाउट आता है पिछले खाते का या जो भी है, तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आप डीआर को रिक्वेजिशन डालो, 100 रुपए का टिकट लगा के एप्लीकेशन कि साहब हमें एओ अपॉइंट करो, इस साल का एफवाई का ऑडिट नहीं हुआ है या फाइनलाइज नहीं हुआ या एजीएम नहीं हुआ है, हमारे कार्यकाल में नहीं था, इसको रेगुलराइज करना जरूरी है, आप एओ को अपॉइंट करो ये पर्पस के लिए। वो खुशी अपॉइंट कर देगा और आपका काम आप सोसाइटी को रेगुलराइज करके आगे बढ़ जाइए। तो सर अगर एओ अपॉइंट करते हैं डीआर, तो उस मतलब हम लोग जो अभी इलेक्टेड कमिटी मेंबर्स है वो तो बरकरार रहेंगे ना? yes, उनके नेतृत्व में उस पर्टिकुलर मिसिंग साल का एफवाई का एजीएम कंडक्ट करा जाएगा। आप अपने एरिया का कंडक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। आपके एजीएम में ये आएगा कि पिछले एजीएम का मिनट्स किधर है वगैरह वगैरह आएगा, ही प्रश्न आएगा। राइट। तो आपको ये बोलना है उस समय कि वी हैव रिक्वेजिशन दिस थिंग एंड दैट मे बी कॉन्डोन्ड ऑफ करके, और उसके पिछले ईयर का एजीएम अगर आप अपने पास करना था तो वो आप ले सकते हैं आगे, सामने आके टेक्निकल है लेकिन आप कर सकते हैं इसको। सर उसके पिछले ईयर मतलब 1920, हाँ 1920 का एजीएम वो जो प्राधिकृत अधिकारी था उसने कंडक्ट किया था 28 मार्च 2021 को, और उसका मिनट्स भी तैयार किया था, ऑडिट भी किया था, ऑडिट रिपोर्ट भी है। खाली ये बीच का एक साल जो है ना सर 2021 का, ये मिस हो गया उससे, डिस्पाइट हाँ आपने जैसे बोला वो गलती हो गया कि उसका बॉस को बोलना चाहिए था, हमने उसको डायरेक्ट कम्युनिकेट किया और उसने नजरअंदाज किया। कोई बात नहीं सर, अगर डिस्प्यूट नहीं है सोसाइटी में और एमिकेबल सेटल हो सकता है तो आप कर लीजिए, उसको फाइनलाइज कर दीजिए और डीआर को प्रॉपर पत्र लिख के, लेटर लिख के उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये पर्टिकुलर परिस्थिति में हमने एजीएम कर लिया हुआ,
और ये मैं आपको उसका रिपोर्ट दे रहा हूँ, मिनट्स दे रहा हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह. दिस में बी टेकन ऑन रिकॉर्ड. लास्ट लाइन आपकी होनी चाहिए, अबाउ सबमिटेड फॉर योर रिकॉर्ड्स. उसके आगे एक सिंगल शब्द भी आगे नहीं देना है. टिपिकली जैसे डिपार्टमेंट कार्यवाही करता है, ये चीज बात आई गई हो जाएगी और बात निपट जाएगा. अगर कोई अधिकारी देख लेता है या और कोई कंप्लेंट भी करता है तो आपके करंट मैनेजिंग कमेटी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उस साल का एजीएम का जो रेजोल्यूशन है वो स्ट्राइक डाउन करने के लिए वो मेंबर को कहाँ जाना पड़ेगा, वो कोऑपरेटिव कोर्ट जाना है, क्योंकि डेप्यूटी रजिस्ट्रार के अधिकार में नहीं है. ये टेक्निकल को ध्यान रखते हुए मेरा सुझाव ऐसा है कि आप 2 साल का एजीएम कर लो एक साथ में, प्रॉपर नोटिस एजेंडा डाल के फाइनल करो और आगे बढ़ जाइए. रजिस्ट्रार के पास जाएगा, रजिस्ट्रार बोलेगा क्यों आपने किया, तो आपको क्या बोलना रजिस्ट्रार को, ये अधिकार सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट, ठीक है, उसका पत्ता कट जाता. टेक्निकल है, कर सकते हो सर आप. अगर आपको करना है शांति से तो आइए आप काम करके निपटा दीजिए. जी सर. यहाँ पे सर एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो 2 साल का ऑडिट मैं बोल रहा हूँ, ये ऑडिट कौन करेगा, बिकॉज कोई ऑडिटर तो अपॉइंट हुआ नहीं एजीएम में. इसके लिए क्या मुझे डीआर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि ऑडिटर आप? यस सर. या मैं एजीएम में अपॉइंट हो सकता है. जी सर. अगर आपने नहीं किया हुआ है तो डीआर से करवा लीजिए. सर दूसरा एक ऐसा शॉर्टकट मतलब पद्धति अपना सकता हो क्या कि जो पैनल नोटिफाई करते हैं डीआर, वो पैनल में से कोई भी एक बंदा, मतलब कोई भी एक ऑडिटर जो कि सर्टिफाइड ऑडिटर हो, उसको हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं क्या कि आप ऑडिट करो, और वो अगर एग्री भी होता है आप कर सकते हैं, लेकिन वो आप ऑडिट फोर्थ कमिंग ईयर के लिए कर सकते हो, आने वाले साल के लिए. अपॉइंटमेंट आने वाले साल के ऑडिटर के लिए होता है ना हमेशा, राइट. और आप पिछले साल के ऑडिट की बात कर रहे हो जी. तो इस पिछले साल के ऑडिट के लिए वो अधिकारी का परमिशन लेना जरूरी है. ओके. तो ये अभी हम लोग डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं. अभी आप ऑडिटर अपॉइंट करोगे 22-23 के लिए. जी सर, वो तो करेंगे. हाँ, और पहले साल के लिए अगर करना है तो रजिस्ट्रार के पास से करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लेकुनास आ जाते हैं, डिस्प्यूट आता है. आज नहीं आएगा डिस्प्यूट, 5 साल के बाद में आता है. हर सोसाइटी में 100 मेंबर की सोसाइटी में देर आर एटलीस्ट 5 पीपल हु वांट टू डू खुजली. बॉम्बे की भाषा में अपन बोलते हैं ना, खुजली केला, उंगली केला, डिस्प्यूट केला, जबरदस्ती प्रॉब्लम केला, ये सब आने ही आने वाले हैं, है ना. अपन यहाँ के लोग हैं तो अपने को ये चीज ज्यादा समझ में आती है, ये सब शब्द है. मैं आपको साधारण शब्दों में बोलूं तो शायद थोड़ा वक्त लगे समझने में. जी सर. पर इस सब चीजों को अवॉइड करने के लिए सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को काफी प्रीएम्प्टिव डिसीजंस लेने हैं. प्रीएम्प्टिव डिसीजंस मींस पहले से सोच लेना है कि भाई ये होने की संभावना है तो मैं ये करके रखूं पहले से. हम बजट प्रोजेक्शन की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया मेंटेनेंस बढ़ाना है, आपने बिगर बजट प्रोजेक्शन का मेंटेनेंस बढ़ा दिया, डिस्प्यूट गया, आपका बजट प्रोजेक्शन का सारा लॉसेस मैनेजिंग कमिटी को देना है. आप मैनेजिंग कमिटी ये तो नहीं बोल सकती मला नाही माहित होता, मी झोपला होता, मी आसाम मध्ये होता, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना सर. यस. एनीवे, थैंक यू मिस्टर सरकार. हेलो मिस्टर वासुदेव. हाँ जी. हाँ सी, आपने बताया कि एजीएम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकता है, बट रिसेंटली समवेयर इन मे में जब एक जीआर आया था दैट यू नीड टू कंडक्ट ऑल सोसाइटी मीटिंग्स ऑफलाइन ओनली. Yes, I know about that particular directive, but as I told you, कि society is an autonomous functioning body. That it is under 97 constitutional amendment. Constitution महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं बनाती है, ठीक है ना. Okay. That constitutional amendment cannot be overruled by a directive given by the cooperative department. Okay. So when you are having autonomous functioning body, आप सेक्शन 2(20) देखेंगे तो ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, या 154(9) में है, या देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली. तो उसमें अगर वैसा है तो आपके पास अधिकार है ना मीटिंग कॉल करने का. क्या वो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप मीटिंग होटल में नहीं कर सकते हो, समय कौन सा होना चाहिए, संडे को नहीं कर सकते हो, गणपति के दिन नहीं कर सकते हो, ये सब नहीं, उनके अधिकार में है नहीं ये सब चीजें. लेकिन अब सरकारी ऑफिस में बैठे हो आप कुछ भी पास करते चले जाओ, ये सोच के कि कोई हमको कोई बोलने वाला तो है नहीं, और अगर किसी को बोलना है तो फिर वो कोर्ट जाएगा और वहां से फिर लाएगा, तब तक काफी समय निकल जाता है.
उनका मकसद पूरा हो जाता है. एनीवे, थैंक यू मिस्टर श्रीनॉय फॉर ज्वाइनिंग इन. मिस्टर विवेक शिंदे. हाँ सर, नमस्कार. आवाज येतोय का? येस येस सर, बोलिए सर. हे विचारायचं आहे की जो सिंकिंग फंड जो कलेक्शन होतं दॅट इज 0.25% ऑन कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट, बट आफ्टर एव्हरी 5 years दॅट नीड टू बी रिव्ह्यूड ऑर रिवाइज ऑर नॉट? साहेब, असं आहे की आमच्या वेबसाईटवर ही फंड्स बद्दल आम्ही एक वेबिनार केलेला होता 2-4 महिने 6 महिने पहिले. ते पाहून घ्या. सिंकिंग फंड बायलॉ प्रमाणे 0.25% ऑफ द कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट आहे, पण ते 0.25 आहे, 0.75 बरोबर आहे. पण कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट कोण डिफाईन करणार? मी करणार, तुम्ही करणार, कोण? काय झालं म्हणजे आम्ही कमिटीमध्ये आहोत. ते म्हणतात की खरं एक आता मी सोसायटी होऊन समजा 15 वर्ष झालेली आहे, तर आता तुमची सोसायटीला कन्स्ट्रक्ट केली असते तर किती कॉस्ट झाली असती? ते एक अंदाजे काढायचे आणि त्याच्यावरती 0.25 नाही साहेब, अंदाजा नसतो. तुमचा अंदाजा नाही, कानुनीचं काय रंग नाही आहे त्याला. तेव्हा तुम्हाला आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट घ्यायला लागेल. तेच म्हणजे आर्किटेक्ट कडून करून घेऊन मग करायला जे लागेल. आर्किटेक्ट बोलेल आजचा कन्स्ट्रक्शनचा रेट तुमच्या एरियामध्ये 2000 रुपीज आहे, करेक्ट. तर तुम्हाला ते रेशिओ काढून 0.25% ला अराईव्ह करायला लागेल. अँड बहुतेक फॉर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी इट शुड बी डन एवरी 2 years और एवरी 5 years. हर एरिया में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं बढ़ता है, स्टैटिक भी हो जाता है कई बार. करेक्ट. आप हमारे वेबिनार में वेबसाइट में जाके ये वेबिनार स्टडी कर लीजिए. इट इज अ डिटेल टू डिटेल वेबिनार, आपको सारा कुछ उसमें दिख जाएगा सर. शुअर. सॉरी डिस्टर्ब करतो. पण काय बऱ्याच सोसायटीमध्ये सर एक छोटासा क्वेश्चन आहे सर. एक मिनिट सर, त्यांना कंप्लीट करू द्या. शेंडे साहेब कंप्लीट करा. बऱ्याच सोसायट्यांमध्ये विचारलं तर ती लोक पण का करत नाहीत म्हणजे ते म्हणाले जे सिंकिंग फंड नॉर्मली तो बँकेमध्ये ठेवायला लागतो, बरोबर आहे. तो TDCC मध्ये आमची ठाण्याला आहे, म्हणून ते डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँकेमध्ये डिपॉझिट करायला लागतो. आणि तिकडून जर विड्रॉ करायचं असेल म्हणजे पैसे काढायचे असतील तर त्याच्यासाठी मग ते काहीतरी कन्स्ट्रक्शन वगैरे असेल की आपलं रिपेरिंग वगैरे काय असेल, मेजर रिपेरिंग, तर मग आर्किटेक्टचं सर्टिफिकेट घेऊन AGMचा अप्रुव्हल घेऊन मगच करायला लागतो. तो सहजासहजी असं सिंकिंग फंड वगैरे काढता येत नाही. करेक्ट. आणि त्याच्यामुळे काय बऱ्याचशा सोसायटीने असं केलेलं की ते कोणीच रिवाइज करत नाही. मी जवळजवळ 15-16 सोसायटीनं आमच्या आजूबाजूला विचारलंय, त्याच्यामुळे आम्ही काय सिंकिंग फंड रिवाइज केलेलं नाही. नाही केलेलं आहे, त्याच्यात दुष्परिणाम नंतर होते. फॉर एक्झाम्पल, तुमचं पाण्याची टाकी पडली किंवा लिकेज झाली, आता ते पाण्याची टाकी 200 रुपये पर कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट मध्ये बनवलेलं असेल 20 वर्ष अगोदर, ते बनवून घ्या तुम्ही 200 रुपये प्रमाणे, तसं तुम्हाला मेंबरला सांगायला लागेल. नॉर्मली समजा असं काहीतरी पेंटिंग आणि हे करतात ना, तर त्यावेळेला एक ऍडिशनल फंड काहीतरी काढतात 2000 रुपये. You can use a sinking fund also, or you can ask for separate fund also. Members may say, if there is a fund in the society, I always suggest to use the present existing fund of the society. Correct. Sir, thank you. मी तुमचं ते बघून घेईन. Welcome, sir. Mr. Murthy? Yes, sir. Sir, good evening, sir. Just I want to ask you a small question. At the time of purchasing of the flat, the builder used to charge 2,000 rupees maintenance for initially for 24 months period. So accordingly, after purchasing the flat, maybe after project is completed, after physical possession was handed over, after that the builder continue to maintain the society and for about 6 years without forming the society. So during that 6 years period, builder after this 6 years period, builder formed the society. Now society formed last year, provisional committee, working committee is appointed. Since last year, provisional working committee is running, and they're about to schedule a AGM now. So that is how it is. Point is, builder claim is the sinking fund. He says no sinking fund is payable by him. He has not given any sinking fund amount for the society. And second point is, on the contrary, he says whatever the is the sales staff he has maintained, so for his sale of the flats and all that, he maintained the sales office, general manager, sales, marketing, sales, so many people he has kept it. All those people's salaries, he claims that as if the amount he is supposed to receive from the society,
newly formed society. So all the 6 years, whatever salaries he paid to his sales team, for his sale of his flats, he says that is to be payable by the society. So the two aspects I asked you, one is society sinking fund, whether 6 years when he maintained without handing over the society is correct. Society is supposed to give sinking fund to the society or not. Similarly, he is entitled to claim all the his sales staff salaries from the society as a counter claim. These are the two questions I want to know from your experience. Okay. If the society is registered on, let us say, 1st January 2022, example. It is not registered under RERA, sir. No, society is not registered under RERA. It No. is registered under the MCS Act. You are from Yes. Maharashtra? Yes, sir. Maharashtra only. Maharashtra. Okay. Navi Mumbai. Navi Mumbai. So if the society is registered under MCS Act on 1 January 2022, I'm giving you a hypothetical example. तो जिस दिन सोसाइटी रजिस्टर किया उसके 30 दिनों के अंदर बिल्डर को कंट्रोल हैंडओवर कर देना है सोसाइटी को. सो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक वो अपने पास रखेगा. 31 जनवरी के पहले उसे जनरल बॉडी मीटिंग कॉल करके प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी अपॉइंट करके उसको चार्ज हैंडओवर कर देना है. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन डेट के बाद में ही कैन नॉट चार्ज यू एनी अमाउंट व्हाट सो एवर, वन including sinking fund. You are not liable to pay him any amount after date of society registration. He has got no authority to collect any amount from you. So this is covering your sinking fund. What was your next part of the question? So there I have small point also. For the past 8 years, he only because selling his own flats, he only continued to maintain the society at the same rate which initially he kept it for 2 months, to 24 months. So on his own accord, he continued. So now my point is, sinking fund at the time of handing over to the society, normally I saw few builders give some sinking fund to the society for which they can use it. So we also paid the maintenance all through amount for the other 6 years also, which he extended period. But builder is not obligated to give any money towards the sinking fund still? From date of registration of society, Then only this comes. Okay. sinking fund is applicable. Okay, sir. Okay. Date of registration of the society से bylaw applicable होता है. I got the point. bylaw applicable होता है तो sinking fund applicable है, क्योंकि sinking fund bylaws पे लिखा हुआ है. I got the point. और बिल्डर के जितने भी फ्लैट्स है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के डेट के बाद में उसका पूरा का पूरा मेंटेनेंस इंक्लूडिंग ऑल फंड्स विल हैव टू बी पेड फॉर दोस अनसोल्ड फ्लैट्स बाय द बिल्डर इटसेल्फ. सो आफ्टर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी बिल्डर का सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है. मैं कौन और तू कौन वाला रिलेशन बन जाता है. ठीक है, वो आपकी मैनेजिंग कमेटी, आपके ओनर्स की गलती है कि आपने कुछ नहीं किया और आज आप डिबेट कर रहे हो उस चीज के ऊपर. वैसे भी वो टाइम लिमिटेशन है एक्ट के अंतर्गत. 3 साल के पीरियड के बाद में आप कोई भी चीज बिल्डर से डिमांड भी नहीं कर सकते हो. वो जो चला गया सो चला गया, खत्म हो गया. Sir, can he charge can he claim, the builder can claim from the society, newly formed society people, that you have to pay me my dues last say 6 months, 6 years I have maintained. So, As I told you just now कि लिमिटेशन पीरियड में पैसा लेने देने का जो लिमिटेशन है वो 3 साल का है खाली. हाँ, I got the point. अभी 3 साल के अगर ऊपर बोलता है कि 6 साल के बाद में बोलता है कि मेरे को पैसा दे दो, तो वो कोर्ट अलाउ नहीं करती ना. और वो क्लेम करेगा इंडिविजुअल मेंबर से, सोसाइटी से नहीं क्लेम कर सकता है. बिकॉज अंडर मोफा ही हैज टू हैंड ओवर टू सोसाइटी. उसने रजिस्टर किया ना एमसीएस एक्ट के अंदर में, तो 30 दिनों के अंदर सोसाइटी का कार्यभार हैंड ओवर कर देना है और 4 मंथ के अंदर कन्वेंस भी दे देना है. तो ये सब तो एज इट इज उसका वायलेशन हो गया. कुछ नहीं किया. ओके, एनीवे थैंक यू मिस्टर मूर्ति. थैंक्स सर. मिस्टर जहीद, हाँ बोलिए मैडम. सर मेरा ये क्वेश्चन था, आपने जो 14 डेज का क्राइटेरिया बोला है नोटिस के लिए, उसमें संडेज भी इंक्लूड होते हैं क्या? सब कुछ इंक्लूडेड है मैडम. ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता है पब्लिक हॉलीडेज, गणपति डेज, इंडिपेंडेंस डे, सब कुछ इंक्लूडेड है.
Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. ठीक है, anybody else has any other questions? We will conclude. Yes, sir. One small last question, sir. Sir, you already answered my earlier question. It is in the same reference. Our society was registered in 98, and in 2015, 2014 bylaws were adopted, saying that there is a directive from the government of Maharashtra to adopt the new bylaws after 97 Constitution Amendment. Now, whether we are supposed to follow that at the time of registration or 2014? वो डायरेक्टिव मुझे भेजिए सर, मैं भी रीड करूं. नहीं, भाई भी पूछा तो डायरेक्टिव है ही नहीं. हाँ, तो 97 अमेंडमेंट आया तो ये नहीं है, तो हम लोग चर्चा किस चीज पे करेंगे सर जी? और क्या वो डायरेक्टिव कानून के विरुद्ध में निकालोगे क्या आप रूल 8 पढ़िए, रूल नंबर 8. द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी इज द बायलॉज विच इज रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन. करेक्ट. तो वो बायलॉज, उसमें लिखा है कि वही बायलॉज आपका बना रहेगा. और बाकी सेक्शन में नीचे लिखा हुआ है कि अगर अमेंड करना है तो फला 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 प्रोसीजर अपना के आप अमेंड करो. पर मुझे एक्ट में एडॉप्ट करने का शब्द नहीं मिला कहीं पे भी. नहीं है ना सर, बट ये 2014 का जो चालू है वो चालू है अभी. नोबडी एग्रीज टू गो बैक टू. क्या कर सकते हैं? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और कुछ और लोगों ने एक रैकेट क्रिएट कर रखा है. अच्छा. कि मैंने छापा ये बायलॉज, इसको एडॉप्ट करो. अगर आप अपनी सोसाइटी का बायलॉज देखेंगे तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी बायलॉज लिखा होगा. टेनेंट को पार्टनरशिप. टेनेंट को पार्टनरशिप. टेनेंट को पार्टनरशिप कौन सी सोसाइटी होती है केलकर साहब? कुछ पता है आपको? Tenant co-partnership is whether the builder has sold and subsequently the society is formed. Yeah, that is tenant co-ownership society. Co-ownership. अच्छा. ठीक है. टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी कौन सी है? वो जो महाड़ा की सोसाइटी होती है. अच्छा. जहां पे बिल्डिंग पहले बनती है, हाँ, उसके बाद में आपको अलॉट होता है. ओके. और अलॉट होने के पहले सोसाइटी पहले बन जाती है, फिर बाद में अलॉटमेंट होता है. यहाँ पे बिल्डर पहले बिल्डिंग बना लेता है, सब कुछ कर लेता है. हाँ. और बाद में सोसाइटी बनती है, रजिस्टर होती है. करेक्ट. तो टेनेंट पार्टनरशिप सिडको, हुडको, महाड़ा, ये एमएमआरडीए की जो नई सोसाइटियां आ रही हैं, वो गवर्नमेंट की जो प्रिस्क्राइब्ड सोसाइटीज है. ओके. और बाकी जो प्राइवेट सोसाइटीज है वो टेनेंट को पार्टनरशिप सोसाइटी में आती है. टेनेंट को पार्टनरशिप. टेनेंट को ओनरशिप, नॉट पार्टनरशिप. पार्टनर बोला तो महाड़ा टाइप की सोसाइटी, जहाँ पे आपने पार्टनर में सब काम कर लिए. तुम्ही 10 रुपये टाका, तुम्ही 10 रुपये टाका, तुम्ही 10 रुपये टाका, वगैरह वगैरह करून आपण सोसायटी बनवून घ्या. टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी में सेल एग्रीमेंट से आपको मेंबरशिप नहीं मिलता है. तो किस चीज से मेंबर मिलता है? आपको मिलता है अलॉटमेंट लेटर के माध्यम से. उसमें सेल एग्रीमेंट नहीं होता है. और अलॉटमेंट लेटर से के माध्यम से मिला तो स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं है और रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर इज नॉट रजिस्टरेबल. सेक्शन 40 पढ़ेंगे आप अगर एमसीएस एक्ट में, तो स्टैम्प ड्यूटी भी माफ है उसके अंदर. लेकिन जब आप बिल्डर से खरीदते हो, प्राइवेट एंटिटी से खरीदते हो, तो पूरा स्टैम्प ड्यूटी भरना है. 5 करोड़ का फ्लैट खरीदा तो 30 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी भरना है. लेकिन इधर तो बिगर स्टैम्प ड्यूटी का मिल गया. इसलिए वो पार्टनरशिप सोसाइटी में म्यूचुअल इंटरेस्ट में खरीदा जाता है, बनती है. ओके, मिस्टर जहीद, आपका माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हैं आप? शायद थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सर, सोसाइटी ये टाइम से ये टाइम तक ऑफिस ओपन होना, ऐसा कुछ रूल है क्या सर? नो सर, देयर इज नो रूल. Okay, then we will conclude our today's webinar. I wish to thank all our participant friends who have joined and listened to me and participated in our webinar. With the permission of all our participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody and bye-bye.